तैमूर साहब, पिछले एपिसोड में आपने वादे तो बड़े किए कि आप पूरी फ़लसफ़े की तारीख पढ़ाएंगे, मगर एक भी फ़िलासफ़र के बारे में आपने कुछ भी नहीं बताया। इसके बजाय आप ये करते रहे कि हमें बताते रहे कि फ़लसफ़ा क्यों पढ़ना चाहिए, क्यों ज़रूरी है, फ़लसफ़े को पढ़ने का क्या तरीका है, और जो हम पढ़ेंगे वो किस तरह से इन फ़िलासफ़र्स को पढ़ेंगे, कहाँ से शुरू करेंगे, तारीख़ के कौन से अदवार हैं। आपने ये भी बताया कि ज़रई इनकलाब या नियोलिथिक रेवोल्यूशन क्या है और किस तरह से उसका ताल्लुक़ था शहरों की शुरुआत से, और आखिर में आपने ये हमें बताया कि ग्रीक माइथोलॉजी क्या चीज़ है और उसका क्या असर था। मगर एक भी फ़िलासफ़र के बारे में, उसके एक भी फ़लसफ़े के बारे में नहीं बताया। तो इस एपिसोड में मैं आपको थेलीस, एनेक्सिमेंडर, एनेक्सिमेनीज, पाइथागोरस और हेराक्लाइटस के बारे में बताऊंगा। जैसे कि मैंने पिछले एपिसोड में बताया, होमर और हेसियड ने तकरीबन 700 BC में तमाम जो ग्रीक माइथोलॉजी थी उसको लिख दिया, उसको रिटन फॉर्म में वो ले आए। इसके नतीजे में इस ग्रीक माइथोलॉजी पर तनकीद भी शुरू हुई। पहले फ़िलासफ़र्स वही लोग थे जो इस माइथोलॉजी से, इस ट्रेडिशन से टूटकर नए सवाल और नए जवाब तलाश कर रहे थे। उनका ये कहना था, यानी कि फ़िलासफ़र्स का, कि ये जो ग्रीक माइथोलॉजी है, इनमें जो देवता हैं ये तो बिल्कुल इंसानों जैसी हैं और कोई खुदा इंसान जैसा तो नहीं हो सकता। लिहाजा वो ये चाहते थे कि कुदरत में जो सवाल हैं या समाज में जो सवाल हैं उनका जवाब कुदरत से ही तलाश किया जाए, उनका जवाब समाज के अंदर कवानीन को समझकर तलाश किया जाए। इस ज़माने में फ़िलासफ़र्स जो हैं वो इसलिए फ़लसफ़ा करते थे क्योंकि उनका ये ख्याल था कि वो हक़ और सच को तलाश कर रहे हैं, यानी कि उनको इस चीज़ से कोई गर्ज़ नहीं था कि उनके फ़लसफ़े के नतीजे में कोई मुआशी तरक्की होती या नहीं होती, कोई उनको पसंद करता या नहीं करता, उनके कोई ज़ाती तरक्की होती या नहीं होती, उनको इसके लिए कोई पैसे मिलते या नहीं मिलते। उनके लिए ये एक लेबर ऑफ लव था। वो कहते थे सीक नॉलेज फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, यानी इल्म हासिल करो सिर्फ इस मकसद के लिए कि आप ज़्यादा पहले से पढ़े लिखे हों, आपके पास ज़्यादा इल्म, और उसका कोई मकसद नहीं था। इसके पीछे शायद ये भी एक वजह है कि क्योंकि समाज के अंदर ग़ुलामी थी, ग़ुलामदारी निज़ाम था, तो किसी भी काम को वो बुरा समझते थे। हाथ से काम को तो वो इंतहाई बुरा समझते थे, जहन से काम लेने को वो काम समझते ही नहीं थे क्योंकि काम को वैसे ही वो कम नज़र से देखते थे। तो लिहाजा ग्रीक फ़िलासफ़ी जब शुरू हुई तो उसका मुआशी तरक्की से या प्रैक्टिकल दुनिया से कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं था। यही शायद वजह है कि बहुत सारे लोग आज तक यही समझते हैं कि फ़लसफ़े का प्रैक्टिकल अमली ज़िंदगी से कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं। दुनिया किस चीज़ से बनी हुई, किस तरह बनी, कब बनी, क्यों बनी, इंसान का मकसद क्या है, ज़िंदगी का मकसद क्या है, ये जो मुख्तलिफ़ चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं, क्या हमारी आँखें, क्या हमारी सेंसेस हमें धोखा दे रही हैं, या क्या वाकई जिस तरह से हमें दुनिया नज़र आ रही उसी तरह से है? इसके पीछे क्या राज है? जो सबसे पहले फ़िलासफ़र्स थे उनका ये ख्याल था कि जितनी कायनात है, जो मादा हमें नज़र आ रहा है, वो बुनियादी तौर पे एक ही चीज़ का बना हुआ है। इसको हम कहते हैं मोनिज़म। और ये ख्याल जो है, ये तसव्वुर जो है, बार बार फ़लसफ़े की तारीख़ में आएगा। ग्रीक फ़िलासफ़ी को 3 अदवार में तकसीम किया जा सकता है। सबसे पहले प्री सोक्रेटिक्स, जिसमें थेलीस, एनेक्सिमेंडर, एनेक्सिमेनीज, पाइथागोरस, हेराक्लाइटस, पार्मेनिडीज़ वगैरह ये सब लोग शामिल हो सकते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर सोक्रेटिक फ़िलासफ़ी, जिसके अंदर एरिस्टोटल, अरस्तु, प्लेटो, अफलातून और सोक्रेटिस खुद, सुकरात को शामिल किया जाता है। और तीसरे नंबर पर हेलेनिस्टिक फ़िलासफ़ी, जिसमें सिनिक्स, स्टोइक्स, एपिक्यूरियंस, स्केप्टिक्स, नियोप्लेटनिस्ट को शामिल किया जाता है। इन तीनों पीरियड्स को अभी हम पढ़ेंगे, मगर आज हम सिर्फ और सिर्फ प्री सोक्रेटिक फ़िलासफ़ी को समझने की कोशिश करेंगे। अब प्री सोक्रेटिक फ़िलासफ़ी खुद मज़ीद 3 हिस्सों में तकसीम की जा सकती है। सबसे पहले वो लोग जो कि इसके फाउंडर्स थे, दूसरे नंबर पर वो लोग कि जिन्होंने पहले लोगों पर तनकीद की, यानी कि द चैलेंजर्स, और तीसरे नंबर पर वो लोग कि जिन्होंने इस तनकीद को और उससे पहले जो फ़लसफ़ा था, दोनों को मिलाकर एक नया जवाब, एक नया सिंथेसिस दिया। आज मैं आपको ले आया हूँ माइलीटस, जहाँ पे फ़लसफ़ा शुरू हुआ। ये एशिया माइनर का शहर है, यानी कि आज के टर्की के अंदर ये मौजूद है। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये एक साहिल वाला शहर था जहाँ पे बहुत तजारत की जाती थी। जो पहला फ़लसफ़े का स्कूल शुरू हुआ उसको कहा जाता है माइलीशियन स्कूल।
مائلیجن اسکول کے اور بھی کئی سارے نام ہیں. اگر آپ ایک ٹیکسٹ بک اٹھائیں گے تو ایک نام سے اس کو ریفر کیا جائے گا, دوسری ٹیکسٹ بک میں کوئی اور نام سے ریفر کیا جائے گا. اس کو پریمیٹیو مونسٹ مٹیریلزم بھی کہا جاتا تھا, پریمیٹیو مٹیریلزم بھی کہا جاتا تھا, اس کو مائلیجن اسکول بھی کہا جاتا ہے, اور ان کو نیچرل فلاسفرز بھی کہا جاتا ہے.